Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. भारत चीन सीमा विवाद पर आर्मी चीफ जनरल नरावने का बयान, कहा एलएसी पर हालात नाजुक, रूस में चीन के रक्षा मंत्री कर सकते हैं राजनाथ सिंह से मुलाकात। नीट जेईई की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा नीट यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को ही होगी, 6 राज्यों के रिव्यू पिटीशन को किया खारिज। सितंबर में ही पता चल जाएगी कोरोना वैक्सीन की इफेक्टिवनेस, अमेरिकी कंपनी फाइजर का अक्टूबर में ही वैक्सीन को अप्रूवल के लिए पेश करने का दावा। सुशांत राजपूत केस में बड़ी कार्रवाई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत के हाउस मैनेजर को हिरासत में लिया, रिया के घर पर भी ली गई तलाशी। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में तेज हुई बयानबाजी, ट्रंप ने कहा देश को जंग से बचाया, रूस पर भी नरम रुख अपनाने के दिए संकेत, कहा रूस को साथ लेकर चलना होगा। तो इन सारी खबरों को एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे भारत और चीन के बीच गतिरोध की। आपको बता दें कि आर्मी चीफ मुकुंद नरावने 2 दिन के पूर्वी लद्दाख के दौरे पर हैं। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायज़ा लेने के लिए वो वहाँ गए हैं, और उन्होंने अपने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं। अगर एग्जैक्टली उन्होंने क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं, ही सेड दैट द सिचुएशन एट एलएसी इज़ डेलिकेट एंड सीरियस। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और जो कही कि अभी बातचीत का दरवाज़ा खुला हुआ है, और बातचीत के ज़रिए उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड का जो एक एटीट्यूड रहा है, और आर्मी चीफ जनरल मिस्टर नरावने का भी स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही दर्शाता है कि हम अग्रेशन की बात भी करते हैं और साथ में बातचीत की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत के दरवाजे से कोई ना कोई हल निकल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि बिपिन रावत का भी एक बयान आया है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। उन्होंने कहा है कि वाकई में पाकिस्तान भी इस समय चाइना के साथ मिलकर इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता है, और इस चीज़ के लिए जो हमारी सेना है वो बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार है अगर कोई भी ऐसी चीज़ सामने आती है। उधर आपको बता दें कि रूस गए हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के लिए गए हुए हैं, और वहाँ पर चीन सरकार के जो उनके काउंटर पार्ट थे, उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की है कि वो राजनाथ सिंह से मिलना चाहते हैं। कल ये खबर थी कि राजनाथ सिंह ने मिलने का भी कोई संकेत नहीं दिया है। मिलने की, जहां तक रक्षा मंत्री की उनके काउंटर पार्ट्स से जो मीटिंग की बात है कि क्या वो चाइना के रक्षा मंत्री से वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ देयर इज़ एक्चुअली नो क्लैरिटी वेदर राजनाथ सिंह हैज़ मेट हिज चाइनीज़ काउंटर पार्ट और नॉट। लेकिन राजनाथ सिंह ने एक बड़ा आक्रामक बयान जो दिया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। राजनाथ सिंह ने एक कड़ा संकेत देते हुए और चाइना पर निशाना साधते हुए इस बात को बिल्कुल क्लियरली बोला है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए और शांति के लिए आक्रामक तेवर को ख़त्म करना ज़रूरी है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत आतंकवाद की निंदा करता है, और जो लोग भी इस आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं हम उनके खिलाफ हैं। और एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म का भी उन्होंने उल्लेख किया कि ये जो इसका फ्रेमवर्क है ये आतंकवाद को हटाने में किस तरह से फ़ायदेमंद रहेगा। तो एक कड़ा तेवर जो इस समय राजनाथ सिंह का आ रहा है, तो इससे जो मूड और जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग और जो डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग की जो बात है, तो ऐसा नहीं लगता कि राजनाथ सिंह बहुत ज़्यादा किसी बातचीत के मूड में है। लेकिन अगर ये बातचीत होती है तो ये बातचीत पहली हाई लेवल मीटिंग होगी जब से ये एस्केलेशन बढ़ा था भारत और चीन के बीच में। लेकिन आज जो बड़े सवाल हैं, मीटिंग हो या ना हो, और नरावने का जो स्टेटमेंट आया है कि जो एलएसी पे जो सिचुएशन है वो बहुत नाजुक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो बड़े सवाल इस समय खड़े करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, विश्वास की कमी दोनों तरफ है। दूसरी बात यह है कि क्या भारत की जो चाइना पॉलिसी है वो सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है तो उसे कहाँ से इम्प्रूव किया जाएगा, कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, क्या वो अग्रेसिव स्टैंस होगा या अभी भी हम सिर्फ बातचीत का दरवाज़ा खोलेंगे और उसके ज़रिए हम बात करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में विपक्ष बार बार इस बात को कहता है कि अब वो समय आ गया है कि जब भारत को बहुत ज़्यादा एफर्मेटिवली अपने स्टैंड को एक्सप्रेस करना पड़ेगा
चाइना की ओर से। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा था कि अगर बातचीत का दरवाजे से कुछ नहीं निकलता है तो हम मिलिट्री ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर मिलिट्री ऑप्शन एक्सप्लोर होता है, सो डज इंडिया रियली हैव द बैंडविड्थ टू एक्सप्लोर द मिलिट्री ऑप्शंस, उसमें क्या डेंजर्स हैं, क्या रिस्क है। लेकिन फिलहाल जो एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि हम बातचीत में, भारत की सेना, भारत की सरकार बातचीत में ही विश्वास कर रही थी, पूरा विश्वास करके चल रही थी कि बातचीत के ज़रिए वो डिसएंगेजमेंट हो जाएगा और पीछे हटने की जो बात थी वो हो जाएगी। लेकिन उस बातचीत के दौरान ही चीनी सेना उत्तर पूर्वी छोर से दक्षिण पूर्वी छोर चली गई। लेकिन इसके बारे में कोई भी सवाल नहीं कर रहा है कि ये किसकी चूक थी। वॉज इट एन इंटेलिजेंस फेलियर, वॉज इट अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, वॉज इट अ पॉलिटिकल फेलियर, वॉज इट अ डिप्लोमेटिक फेलियर। ये सारी बातें हैं लेकिन जिन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर नीट और जेई की परीक्षा को लेकर है। आपको ध्यान दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो 6 ऑपोजिशन स्टेट्स हैं, यानी कि विपक्षी राज्य, 6 विपक्षी राज्यों ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया था और उस रिव्यू पिटिशन में साफ साफ ये कहा गया था कि जो 17 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि नीट और जेई की परीक्षाएं कराई जाएं पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि एकेडमिक ईयर छात्रों का वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसको लेकर 6 विपक्षी राज्यों के जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल किया। और उस रिव्यू पिटिशन में किन किन मुद्दों को लिया गया। पहला मुद्दा ये था कि एक महामारी के बीच, जबकि इतने सारे इन्फेक्शंस जब फैल रहे हैं और संक्रमितों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम ऐसे में एग्ज़ाम क्यों करवा रहे हैं। दूसरा ये था कि जो सेफ्टी है स्टूडेंट्स की और जो राइट टू लाइफ है उसको हम वायलेट करते हैं अगर इस परीक्षा को हम कराते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि एनटीए ने, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो लॉजिस्टिकल प्रिपेयर्डनेस है उसको बिल्कुल इग्नोर किया है कि स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे, क्या बोर्डिंग होगा, क्या लॉजिंग होगा, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है एनटीए ने। उस रिव्यू पिटिशन में ये कहा गया है। और दूसरा ये कहा गया है कि जो मैंडेटरी सेफगार्ड्स की हम बात कर रहे हैं वो में सेफगार्ड्स कहीं नहीं दिख रहे हैं। और जो लास्ट में ये चीज़ है कि 25 लाख स्टूडेंट्स ये इम्तिहान देंगे और वो भी एक ऐसे समय में जबकि महामारी का जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट 40 लाख क्रॉस कर गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर दिया है और कहा है कि नहीं, नीट की परीक्षा और जेई की जो परीक्षा होनी है वो बिल्कुल अपने समय पर चलेंगी और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके उन्हें फॉलो किया जाएगा। अब वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी 2 दिन पहले बयान दिया था कि बहुत भारी संख्या में लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंचेंगे, बहुत कम संख्या में लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो आज अगर एक तरफ एकेडमिक ईयर की हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स है, उनकी राइट टू लाइफ का इशू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को खारिज तो कर दिया है, लेकिन बार बार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो सरकार का जो रुख है, ऐसा लगता है कि वो डबल स्टैंडर्ड्स में बिलीव करती है। छात्रों का जहाँ तक एकेडमिक ईयर का मामला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडमिशन्स हैं, कई छात्रों ने फीस पे कर दी है, तो वहाँ पे राइट टू लाइफ के कोई मायने नहीं हैं। लेकिन अगर हम संसद सत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्वेश्चन आर नहीं कराते। जो भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो ये कहेंगे कि नहीं, क्वेश्चन आर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आर होगा तो जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको ब्रीफ करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स जाएंगे और बहुत सारे ऑफिसर्स जाएंगे तो पार्लियामेंट में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो अगर पार्लियामेंट में आपको इन्फेक्शन का इतना डर है तो आप इतनी भारी संख्या में जो छात्र एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आप उसको लेकर इतना कड़ा रुख क्यों रख रहे हैं, ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा। और जब ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और अगर खुदा न खास्ता अगर इन स्टूडेंट्स को इन्फेक्शन होता है तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा बवाल हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है, जिसकी लोग बहुत आलोचना भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि वो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। लेकिन बार बार इस चीज़ को डिबेट ज़रूर किया जाएगा कि ऐसी बड़ी महामारी में एग्जामिनेशन कराने की क्या पड़ी थी और क्या एग्जाम्स, एकेडमिक ईयर ये सही बात है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन क्या उनकी राइट टू लाइफ से बढ़कर है? आप अपनी जान जोखिम में डालकर और छात्रों को परीक्षा दिलवाने के लिए आमादा है। तो ये सवाल बार बार किया जाएगा। अब ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप एग्ज़ाम दें या नहीं दें, लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक्स ज़रूर है, क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लेंगे, जैसा कि पिछले दिनों
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा था कि इतने लाखों की संख्या में लोगों ने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड किए हैं. सो डाउनलोडिंग, द नंबर ऑफ एडमिट कार्ड्स डाउनलोडेड डजंट बिकम अ बेंचमार्क for an indication that students are wanting to give an exam. So it's a pressure tactics. अब कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया है. तो अब लोग लाचार हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है और ना ही विपक्षी पार्टीज के पास कोई चारा है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति भी चमकाने की कोशिश की. हालांकि केंद्र सरकार के लोग ये भी कह रहे थे कि विपक्षी दलों के पास कोई इशू नहीं था और इसलिए वो ये मुद्दा उठाकर बैठ गए. तो जो एक राजनीति करने का जो एक मौका था वो तो उन्होंने गंवाया ही, लेकिन साथ में ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि एक महामारी के बीच इतने बड़े एग्जाम को और वो भी इतनी भारी संख्या में कराने की क्या मजबूरी थी. इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा. मैं आगे चलती हूँ. हमारी तीसरी खबर कोरोना की वैक्सीन को लेकर है. आपने देखा होगा कि अलग अलग देश अलग अलग दावे कर रहे हैं कि उनकी वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूके हो. सारे देश इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लाना चाहते हैं. अब आज इसी सिलसिले में एक नया अनाउंसमेंट है. आपको बता दें कि जो फाइज़र है, फाइज़र फार्मा कंपनी, उसने ये कहा है कि उनके फेज़ 3 के ट्रायल्स पूरे हो या ना हो, लेकिन अक्टूबर में उनकी जो वैक्सीन इफ़ेक्टिवनेस है वो स्टैब्लिश हो जाएगी, यानी कि उसके प्रमाण मिल जाएंगे. और इसका जो पूरा जो एक कनेक्शन है, जो यूएस ड्रग ऑर्गेनाइजेशन, जो रेगुलेटर है, फूड एंड ड्रग FDA, जो यूएस ड्रग अथॉरिटी माना जाता है, रेगुलेटर माना जाता है, उसने कहा है और उसने इंडिकेट किया है कि अगर फेज़ 3 के ट्रायल्स पूरे नहीं भी होंगे तो भी वो जो ऑथराइजेशन, इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज़ की जो बात कर रहे हैं, उसके अप्रूवल्स वो मिल जाएंगे. क्योंकि फाइज़र ने ये बोला है कि अगर वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस अक्टूबर तक बन जाएगी तो वो जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का जो अप्रूवल है उसके लिए जाएंगे और फिर भारी मात्रा में वैक्सीन ये बन सकती है. इसको लेकर काफ़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये इंडिकेट किया था कि वैक्सीन हो सकता है नवंबर के पहले आ जाए. और अब आपने देखा कि किस तरह से अनाउंसमेंट आया और फाइज़र ने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अप्रूवल की भी बात कह दी है. तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर 2-3 बातें सामने आती हैं कि जो एक पागलपन की जो एक दौड़ जो इस समय नज़र आ रही है कि कौन सा देश सबसे जल्दी कोरोना की वैक्सीन लाएगा, दैट रेस बिकम्स मोर हीटेड. अब एक प्रेशर पड़ गया है बाकी जो वैक्सीन डेवलपर्स हैं उनके पास भी, क्योंकि अगर कोरोना की वैक्सीन अक्टूबर में आ जाती है तो जो बाकी कंपनीज़ हैं, जैसे कि मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन्स हैं, उन पर भी प्रेशर आएगा कि वो भी लगभग उसी समय लेकर आए. लेकिन इसका जो एक पॉलिटिकल एंगल है कि ये जो वैक्सीन की बात है ये अक्टूबर में ही क्यों कही जा रही है, क्योंकि नवंबर 3 को अमेरिका में चुनाव है और अगर ये वैक्सीन, फाइज़र की वैक्सीन अगर अमेरिका लेकर आता है और अमेरिकी जैसे कि दावे किए गए हैं, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो जीत के जो चांसेस हैं, उनकी जो जीत की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. क्योंकि अभी तक ये माना गया है कि वो कोरोना को टैकल करने में बिल्कुल विफल रहे हैं और इस महामारी को जूझने से बिल्कुल विफल रहे हैं. तो अगर ये वैक्सीन आ जाता है, और हालांकि उन्होंने FDA पर ये लांछन भी लगाए हैं कि FDA डीले कर रहा है उसके अप्रूवल्स को, तो एक अजीब सी एक राजनीति दिख रही है. लेकिन जो एक क्रेजी रेस दिख रही है कोरोना वैक्सीन को लाने में, जिसमें कि सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी ना करें, कि जो वैक्सीन की सेफ्टी है, वैक्सीन की सिक्योरिटी है, उसका जो साइंटिफिक एविडेंस है, एटलीस्ट उससे ना समझौता किया जाए. तो अभी भी देखिए कि वैक्सीन को जल्दी लाना भी एक पॉलिटिकल डिसीजन है और उसका रिलेशन कहीं ना कहीं अमेरिकी चुनाव से है. तो आप ये सोच सकते हैं कि जो वैक्सीन्स आएंगी मार्केट में वो कितनी महफूज होंगी, कितना लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी सोचने वाली बातें हैं. लेकिन एक जो वैक्सीन नेशनलिज्म का एक जो वर्ड, मुझे याद है थोड़े दिन आई थिंक पिछले महीने या उसके पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा था कि कंट्रीज आर इंडल्जिंग इन वैक्सीन नेशनलिज्म, मतलब वैक्सीन के दम पर वो अपनी राष्ट्रीयता को साबित कर रहे हैं. तो ऐसा शायद दिख तो रहा है लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्सीन में अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो उसकी सेफ्टी से, उसकी सिक्योरिटी से, उसके साइंटिफिक एविडेंस से के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा और ऐसे में वो वैक्सीन कितना महफूज होगा. इस पर आप क्या सोचते हैं, फीडबैक दीजिएगा. मैं आगे चलती हूँ. अगली खबर हमारी बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत की मौत से जुड़ी हुई है. रोज़ नया नया एंगल निकल रहा है और इस समय ड्रग्स का एंगल इस समय बिल्कुल चरम सीमा पर है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच है और छानबीन है वो चल रही है. आज रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, उनको आज पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. उनका लैपटॉप भी सीज़ किया गया सुबह 6:30 बजे. इसके अलावा
अलावा जो हाउस मैनेजर हैं सुशांत राजपूत के, सैमुअल मिरांडा, उनसे भी पूछताछ जारी है। और बार बार जो एक ड्रग्स एंगल को एक्सप्लोर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि शौविक का जो लिंक था वो एक ड्रग डीलर जैद विलात्रा के साथ था, जिसे कि हिरासत में लिया गया था बुधवार को। और ये बताया जा रहा था कि ये दोनों एक मिडलमैन थे, अब्दुल बासित पारिकर, उससे इनके संबंध थे और इसके ज़रिए वो ड्रग्स की लेन देन किया करते। तो ये ड्रग्स का एंगल है। दूसरी तरफ एक राजनीति और जो एक वर्बल ड्यूअल इस समय कंगना रनावत और शिवसेना के बीच में चिढ़ा हुआ चल रहा है, क्योंकि कंगना रनावत ने कहा था कि अब मुझे मुंबई लौटने से कोई भी रोक नहीं सकता है। मुंबई इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ POK, दैट्स व्हाट कंगना रनावत सेड। तो आज बीजेपी ने अपने आप को कंगना से दूर कर लिया है। दे हैव डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम कंगना रनाउत, और ये कहते हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पूरे केस का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने में लगी हुई हैं। एंड उधर अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि कंगना रनाउत के जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स को देखते हुए उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो मुंबई में रहें। इस तरीके की स्टेटमेंट्स अनिल देशमुख की तरफ से आया। उधर संजय राउत ने, जो शिवसेना के लीडर हैं, उनका भी एक बड़ा आक्रामक ट्वीट आया है। वो मैं पढ़ के आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा है उसमें। मुंबई मराठी मानुष के बाप की ही है, जिन्हें यह मंजूर नहीं वह अपना बाप दिखाएं। शिवसेना महाराष्ट्र के दुश्मनों की श्राद्ध किए बगैर नहीं रहेगी, प्रॉमिस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो एक बहुत ही आक्रामक और निशाना साधता हुआ एक ट्वीट है। और शिवसेना और जो संजय राउत खासकर और कंगना रनाउत के बीच जो एक वर्बल डुअल दिख रहा था, तो वो और तेज़ी से सामने आ रहा है। लेकिन बात यह है कि इस पूरे केस में, जो पूरा केस है वो बहुत उलझ गया है। नेपोटिज्म का एंगल है, ड्रग्स का एंगल है, बॉलीवुड में फेवरेटिज्म का एंगल है, मर्डर एंगल है कि किस वजह से मर्डर है या आत्महत्या है। इस पूरे केस की गुत्थी कब सुलझेगी, इसे कौन सुलझाएगा, इसका असली कल्प्रिट कौन है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन एक जो बड़े सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से मीडिया का रोल इस समय बिल्कुल एक संदिग्ध के घेरे में नज़र आता है। उधर साइकाइट्रिस्ट का रोल है कि वो किस तरह से डॉक्टर पेशेंट जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको नहीं मेंटेन करते हैं, और किस तरह से रिया चक्रवर्ती का एक विलिफिकेशन कैंपेन इस पूरे केस में नज़र आया है, जबकि एविडेंस आपके पास नहीं है। लेकिन मीडिया ट्रायल जिस तरह से चल रहा है तो बिल्कुल सबकी उसकी प्रिवेसी ख़त्म हो गई है, उसके कैरेक्टर का हनन हो रहा है, लेकिन उस पर सवाल कोई नहीं खड़े कर रहा है। और सवाल कोई कर भी रहा है तो उसको यही बताया जा रहा है कि इट्स अ विलिफिकेशन कैंपेन, और उसे इस बैड लाइट में ही दिखाया जाए, यानी कि रिया चक्रवर्ती इज़ एन अक्यूज्ड इन सुशांत राजपूत केस। तो ये कहाँ तक जायज़ है, इस पर आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए, और मैं आगे की खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर अमेरिकी चुनाव को लेकर है। जी हाँ, बयानबाजी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है वो काफ़ी रोज़ कुछ ना कुछ नया बयान आता है, और आज वो एक रैली कर रहे थे। तो उस रैली में उन्होंने रशिया को की तरफ उन्होंने रुख को नरम किया और कहा कि इज़ गुड टू बी विथ रशिया, इस तरीके का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब भी वो लोग रशिया की आलोचना करते हुए जब लोगों को वो सुनते हैं न्यूज़ में, तो वो अपना टीवी सेट ऑफ कर देते हैं। इस बात को उन्होंने रैली में कहा है। और एग्जैक्टली कोट करूँ कि ट्रंप ने क्या बोला, तो दे से ट्रंप इज़ रेडिकल, ही विल गेट अस वॉर्स। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप की वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो ट्रंप ने ये बोला है कि मैं लड़ाइयाँ नहीं बल्कि लड़ाइयों को दूर करने में सक्षम हूँ, और लड़ाइयों को दूर कराता हूँ। जितनी भी जो युद्ध है उसकी बात वो कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने किम जोंग उन का भी एग्जाम्पल दिया कि लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन मैं नॉर्थ कोरिया को भी साथ में लेकर चला। तो उनके कहने का मतलब ये था कि अगर आज मैं रशिया को साथ लेकर चलता हूँ तो उसमें क्या बुराई है। उन्होंने नरम रुख एक रशिया की तरफ दिखाया है, और वो भी ये रुख ऐसे समय में आ रहा है जबकि जो रशियन अपोजिशन लीडर हैं एलेक्सी नावाल्नी, जिस तरह से उनको जहर दिया गया, और उसको लेकर काफ़ी रिजेंटमेंट है पूरी अमेरिका में कि किस तरीके से एक लोकतांत्रिक जो अमेरिका का देश है, और वहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी रिजेंटमेंट है। दोनों साइड के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोला है कि ट्रंप को इसकी भत्सना करनी चाहिए, इसे कंडेम करना चाहिए। उसे कंडेम करने के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति रशिया का फेवर कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट कब आया है। अभी थोड़े ही दिन पहले जो सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसने ये इंडिकेट किया था कि किस तरह से जो 2016 के जो अमेरिकी चुनाव थे और क्रेमलिन का उसमें कनेक्शन था। तो लोग बार बार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अमेरिका एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वो रशिया जैसा एंटी अमेरिका डिक्टेटर का सपोर्ट क्यों कर रहा है। अब वॉशिंगटन पोस्ट में एक लिखी हुई एक रिपोर्ट को अगर हम माने तो 2-3 रीजंस उन्होंने दर्शाए हैं, और ये कहा है
कि पुतिन की तरफ, व्लादिमीर पुतिन की तरफ डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नरम हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि जो ट्रंप की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो बिजनेस है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और दूसरी जो एक बड़ी एक जो स्टोरी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति बनने से पहले जब वो मॉस्को जाते थे तो हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ और उनके जो महिलाओं से संबंध हैं वो हो सकता है कि उजागर कर दे, और इस बेसिस पर शायद रशिया उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और ये शायद आधार है कि क्यों उन्होंने रशिया को लेकर एक नरम रुख अपनाया है। लेकिन रैली में ये सारी बातें हो रही हैं कि किस तरह से वो रशिया की तरफ नरमी बरत रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो बाइडन की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो बाइडन मास्क क्यों पहनते हैं, वो बीमार हैं और उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस तरीके की बयानबाजी ज़रूर आ रही है, लेकिन काफ़ी रिजेंटमेंट है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस समय बात कर रहे हैं। और खासकर रशिया के संबंध में ये जो उनका कमेंट आया है वो वहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। अब इस बयानबाजी का क्या फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को इस चुनाव में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो ये इन सारे इश्यूज़ का भी सहारा ले रहे हैं। साथ में कोरोना वैक्सीन भी एक सहारा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर कोरोना वैक्सीन आता है तो उनके जो जीत के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब वो कौन सा इशू डोमिनेट करेगा, आपको ये बता दें कि आपको ये मैं बता ही चुकी हूँ पिछले दिनों में कि किस तरह से वहाँ पे रेसिज्म को लेकर एक कैंपेन चल रहा है और उस पर भी वहाँ जो अमेरिकी समाज है वो पूरा डिवाइडेड है। रशिया भी एक बहुत सेंटिमेंटल इशू है क्योंकि अमेरिका में अभी भी रशिया को वहाँ पे एक दुश्मन की तौर पर देखा जाता है। जो कोल्ड वॉर के समय में जो एक इमेज थी आज भी वही लोग लेकर चलते हैं और रशिया के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कोई नज़र नहीं आता। तो ऐसे में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति रशिया के सपोर्ट में बोलता है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग उसके खिलाफ है। लेकिन क्या इसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी चुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317. There's an email ID flashing on your screen. Send us your feedback and thanks for watching. It's not fake.